इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा द वार्ड पंच एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम सभा। ये बिल्कुल इसका अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों मिलकर पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, ना कि ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सा सही है। पब्लिक फैसिलिटीज रिलेटेड टू पीपल बेसिक नीड्स। पब्लिक फैसिलिटीज़ वे होती हैं जो सामान्य सुविधाएं होती हैं जो हमारी बेसिक नीड को करती, बेसिक नीड से रिलेटेड होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, ये सब। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज़ आर ओनली फॉर दोज हु कैन एफर्ड दैम। मतलब ये बोल रहा है कि पब्लिक फैसिलिटी उनके लिए ही है जो उनके लिए एफर्ड करते हैं। नहीं, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है वो पब्लिक के लिए, सभी के लिए ज़रूरी हैं। The responsibility to provide public facilities lie with the government। ये बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो पब्लिक फैसिलिटी देना होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज लाई विद प्राइवेट कंपनीज। इसमें ये कहा गया है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराएगी प्राइवेट कंपनी, नहीं, प्राइवेट कंपनी नहीं, ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। और फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू बेसिक नीड। जो हमारी बेसिक नीड है वही पब्लिक फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल सही। इसमें से दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड है वही इसका करेक्ट आंसर है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next, the employment of manual scavenger and construction of dry latrine act was passed the government of India in which year। इसमें बोला गया है जो मैनुअल स्पेंजर होते हैं और जो ड्राई लैट्रिन्स होती है, जो शुष्क शौचालय होता है, जो मैला वगैरह उठाते हैं, उनको बैन किया गया था, बंद किया गया था। ये कब की बात है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1993। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें हम 1989 में, तो इसमें एससी और एसटी के लिए जो एक्ट बना था उससे रिलेटेड है। उसके बाद 1992 की बात करें, जो पंचायती राज का अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड है, 73rd अमेंडमेंट से। उसके बाद 1990 की बात करें तो इसमें क्या है, इससे पहले 1990 से पहले नेपाल में मोनार्की सिस्टम था और नेपाल में 1990 में क्या कर दिया गया था, स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया गया था डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्वेश्चन का रहेगा 1993। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड। ये बोल रहे हैं कि जो बर्थ रेट में और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है उनको क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेचुरल ग्रोथ रेट। जो बर्थ रेट होती है वो लाइव नंबर पीपल ऑफ 1000 पर निकाली जाती है। इसी तरह डेथ रेट भी 1000 पीपल के ऊपर ही निकाली जाती है। और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है बर्थ रेट का और डेथ रेट का, इनका जो डिफरेंस आएगा इसको बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नेचुरल ग्रोथ रेट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स होता है जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं। नेचुरल गैस की बात करें, कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो ये तीनों ही ऐसे रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की जगह आपका विंड एनर्जी भी आ सकता था, तो करेक्ट ऑप्शन विंड एनर्जी हो सकता था यहाँ पर अगर होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बुक टाइटल अमर जीवन वॉज रिटन बाय। अमर जीवन जो बुक है वो इनमें से किसने लिखी। चारों ही ऑप्शनों को करेंगे। रुकैया शेखावत हुसैन, ये एक ऐसी हमारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए थे। गर्ल्स स्कूल ओपन किए थे कहाँ पर, पटना में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई को ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विडो के लिए शेल्टर खोले थे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ताराबाई सिंधे। ताराबाई सिंधे का एक फेमस बुक है जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना,
स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधी की एक फेमस बुक है, जिसमें क्या किया गया है, जिसमें मेल और फीमेल के जो सोशल डिफरेंस है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, रासमुंदरी देवी, रासमुंदरी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अमर जीवन जो बुक है वो रासमुंदरी देवी द्वारा राइट की गई है, ये राइट की गई थी, पब्लिश हुई थी ये 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? PIL की फुल फॉर्म क्या है? PIL की फुल फॉर्म होगी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप इसको समझ सकते हैं, जिसको भी फाइनेंशियली दिक्कत है, जनहित याचिका दायर करते हैं उनके लिए, तो इसकी फुल फॉर्म होगी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आज़ाद हिंद फौज वाज रेज्ड बाय, आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाया? उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सुभाष चंद्र बोस। कब की बात है? 1943 की। पहला ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, और महात्मा गांधी से भी कई बार बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर महात्मा गांधी के आपको मूवमेंट देखने हैं तो 1917 का मूवमेंट देखिए, जो चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद 1918 का आप लर्न कर सकते हो, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से रिलेटेड है। 1919 में आप रख सकते हो याद, जो किससे है, रोलेट सत्याग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? इनमें से कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम नहीं है? प्रिवेंट आउटब्रेक द डिजीज इन द सिटी, अगर सिटी में कोई भी बीमारी है, फैल गई है, उसको रोकना, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। नोट पूछा है ना, रनिंग स्कूल भी चलाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये भी हो जाएगा कट। उसके बाद प्रोवाइड डिफेंस सर्विस का काम हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं है। गार्बेज, तो करेक्ट आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, गार्बेज कलेक्शन होता है कूड़ा करकट को इकट्ठा करवाना। आपने सिटी में देखा होगा, जो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो जगह जगह पर बड़े बड़े डस्टबिन रखे होते हैं कूड़ा करकट को एक जगह डालने के लिए। तो नोट पूछा था, नोट के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सहारा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? ऐसा बोला है कि जो सहारा डेजर्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? सहारा डेजर्ट की मैं बात करूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, और सहारा डेजर्ट अफ्रीका के 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। कितनी कंट्रीज में? 11 कंट्रीज में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर फॉर सोइल फॉर्मेशन? मतलब सोइल फॉर्मेशन के लिए, सोइल को बनाने के लिए इनमें से कौन सा नहीं है पर आपको खास फोकस करना है। क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो टाइम बिल्कुल सोइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम सोइल की थिकनेस को डिसाइड करता है। प्रिएंट रॉक सोइल के मिनरल्स प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। क्लाइमेट भी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें नोट पूछा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी क्रॉप को जाना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा जूट। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने अपने यहाँ पर हम टेस्ट लेते थे बच्चों की, जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, कोई भी हमारा एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया है जो हमने यहाँ टेस्ट सीरीज में बच्चों को ना करवाया हो। करेक्ट आंसर रहेगा जूट। क्या रहेगा? जूट। अब कॉटन की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाता अगर कॉटन का, तो इसका आंसर होता ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी कैरिड आउट ऑफ डांडी मार्च टू अपोज विच ऑफ द फ्लोइंग? ऐसे बोल रहे हैं कि गांधी जी ने जो डांडी मार्च स्टार्ट किया था किसके लिए था?
रोलेट एक्ट की बात करें तो रोलेट एक्ट 1919 में आया था। साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। और सॉल्ट लॉ की बात करें तो सॉल्ट लॉ कब हुआ था? 1930 में, 1930 में। महात्मा गांधी जी अहमदाबाद साबरमती आश्रम से चलते हैं और डांडी पहुंच जाते हैं। डांडी पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को ब्रोक किया था, नमक कानून को तोड़ा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज, इसमें से ये पूछा गया है कि इनमें से लास्ट मुगल एम्परर कौन सा था। लास्ट मुगल एम्परर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें जाता है बहादुर शाह जफर। क्या आंसर है? बहादुर शाह जफर। नवाब वाजिद अली की बात करें तो ये लखनऊ से लीड कर रहे थे 1857 की रिवॉल्ट को। बखत खां की बात करें तो ये बरेली से बिलोंग करते हैं। और अहमद शाह की बात करें तो ये फैजाबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो इंडस्ट्रीज जो ओशियन और सी प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है इसमें सी फूड प्रोसेसिंग। करेक्ट आंसर सी फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज अबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें छुआछूत को बैन किया गया है? ये सारे ही आर्टिकल मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल 14 की अगर बात करते हैं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी का है कानून के सामने सभी, लॉ के सामने सभी क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। आर्टिकल 17 की बात करती हूँ तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल 17 है, छुआछूत से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 की बात करें तो फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है। आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही करवाया हुआ क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया अभी तक जो हमने आपको ना करवाया हो। ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। आपको लिस्ट इसमें से मैच करनी है। ये मुगल एम्परर से क्वेश्चन डाला गया है। मुगल एम्परर में जो जो डिपार्टमेंट होते थे उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइए। ये पहले ही एग्जामिनर ने अपने ऑर्डर से सही लगा रखा है। देखो, दीवान, दीवान होता है फाइनेंस ऑफिसर, बक्सी बोलते हैं मिलिट्री पे मास्टर को, और फौजदार बोलते हैं मिलिट्री कमांडर को, कोतवाल बोलेंगे पुलिस कमांडर को। ये क्वेश्चन भी हमने अपनी टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे से करवा रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑर्डर में पहले ही लगे हुए हैं, एक 1 2 3 4, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ द सिटीज। सिटीज की फुल फॉर्म क्या है? सिटीज में आपको ऑप्शन से आप एलिमिनेट मेथड लगा सकते थे। आप इसमें देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। बिल्कुल गलत है ये, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसकी वजह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, द कन्वेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीमेंट ट्रेड इन इंडेंजर्ड। अब सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट जा रहा है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इब्न बतूता 14th सेंचुरी ट्रेवल वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इब्न बतूता जो एक ट्रेवलर था वो कौन सी सेंचुरी में इंडिया आया था, ये बात हो रही है, और वो कहाँ से बिलोंग करता था। अगर हम इब्न बतूता की बात करते हैं तो एक ये ट्रैवलर था जो कहाँ से आया था? मोरक्को का निवासी था ये, मोरक्को का। और ये कब इंडिया आया था? ये इंडिया में 1333 में आया था। अगर उस टाइम मुगल उस बात करें हम तो किसकी बात करेंगे? उस टाइम कौन था? MBT के टाइम मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में
इब्न बतूता ने सुन रखा था, पढ़ रखा था, तो ये ट्रैवल करने आया था इंडिया की, और ये कहाँ से बिलोंग करता था? मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर डैश ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। भी हमारे गवर्नमेंट के संविधान के अनुसार कितने ऑर्गन हैं, कितने अंग हैं? करेक्ट आंसर रहेगा इसका 3। कौन कौन से ऑर्गन हो जाएंगे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन 3। नेक्स्टली, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को संरक्षण रखने के लिए, बचाने के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ओवर ग्रेजिंग होता है, अति चराई, बहुत ज़्यादा चराना। यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करना। लैंड डिग्रेडेशन, एफोरेस्टेशन इसका करेक्ट आंसर है। इट मीन्स होता है वन रोपण। क्या होता है? वन रोपण। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम मृदा को या सॉइल को या लैंड को बचा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इनमें से आपको ये बताना है भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है। क्या चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं होती? देखिए, ब्रांडेड स्टोर, बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ें वहाँ मिलती है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, नोट पूछा था। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर, जो ट्रेडर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो बाइंग और सेलिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स में, ये नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यही रहता है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन भी रीड करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट अंडर ए रूफ। इट मीन्स एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है ये। आप कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन इसका हो सकता था। नोट करेक्ट पूछा तो करेक्ट ऑप्शन यही बन रहा है अभी तक। लास्ट और पढ़ लेते हैं, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़। इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नोट पूछा था, नोट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। अर्थक्वेक क्या होता है? जो भूकंप आता है उसको अर्थक्वेक कहते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम किस में मेजर करते हैं? रिएक्टर स्केल में। ये था हमारा SST का 9th क्लास का सॉल्यूशन सैनिक स्कूल का। प्लीज़ सब्सक्राइबर रॉयल डिफेंस एकेडमी जीन चैनल। थैंक यू।